अमेरिका ने हमला किया तो अफगानिस्तान करेगा पड़ोसी ईरान की मदद। तालिबान सरकार का बड़ा ऐलान। यहूदी देश इस्राइल की भी बढ़ गई टेंशन। जानेंगे क्या है पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे दुनिया भर में तेजी से घट रही ईसाई आबादी और तेजी से बढ़ रहे इस्लाम। प्यू रिसर्च सर्वे में धर्म पर सामने आई नई रिपोर्ट। हिंदुओं की आबादी क्या है ये भी आपको बताएंगे और साथ ही बताएंगे फिलिस्तीन के समर्थन में 55 अफ्रीकी देशों के संगठन अफ्रीकन यूनियन का बड़ा कदम, जिसका फिलिस्तीन ने किया स्वागत। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान पर हमले की धमकी दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा है कि अगर ईरान के साथ बातचीत फेल होती है तो इसके बुरे परिणाम होंगे। जहां ये तनाव खाड़ी देशों में चिंता बनाए हुए हैं, वहीं ईरान की पूर्वी सीमा पर हलचल तेज है। अफगान सरकार के स्पोक पर्सन जबीहुल्लाह मुजाहिद ने रविवार को कहा कि अगर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान पर कोई हमला होता है तो अफगानिस्तान के लोग अपने ईरानी भाइयों को अलग अलग तरह से एकजुटता और सपोर्ट देंगे। वहीं पाकिस्तान अमेरिका के सामने ईरान के साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है और चुप्पी साधे हुए हैं। जबीहुल्लाह मुजाहिद ने आगे कहा कि ईरान 12 दिन की लड़ाई में जीत गया है और इस बात पर जोर दिया कि तेहरान जीतने और भविष्य में होने वाले किसी भी हमले से खुद को बचाने में काबिल है। मुजाहिद ने यह भी कहा कि तालिबान अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई नहीं चाहता है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर डिप्लोमेटिक तरीके अपनाते हुए और बातचीत के जरिए चीजों को हल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम बातचीत के पक्ष में हैं, लेकिन ये भी मानते हैं कि ईरान को किसी हमले के खिलाफ अपनी रक्षा का अधिकार है। दोस्तों, ईरान के लिए अफगान तालिबान का ये रुख काफी अहमियत रखता है, क्योंकि दोनों देश एक लंबा बॉर्डर साझा करते हैं। ईरान शिया देश है तो अफगान तालिबान सुन्नी विचारधारा को मानता है। ईरान में अफगान शरणार्थियों के मुद्दे पर भी तालिबान से उसके रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसके बावजूद तालिबान ने ईरान की तरफदारी की है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान कोई छोटी ताकत नहीं है। अफगानिस्तान को साम्राज्यवादी ताकतों का कब्रिस्तान कहा जाता है। पिछले हफ्ते अफगानिस्तान में ईरान के एम्बेसडर अली रेजा बिकदेली ने कहा कि तेहरान कई सेक्टर में काबुल के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान को तालिबान के सरकार को मान्यता देने से रोकने वाली कोई रुकावट नहीं है और इशारा किया कि ऐसी मान्यता जल्द ही मिल सकती है। इससे पहले ईरान का मजबूत अलाय रूस तालिबान सरकार को मान्यता दे चुका है। ईरान और अमेरिका के बीच इस साल की शुरुआत से तनाव चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान के प्रदर्शनों में दखल और हमलों की धमकी देने से तनाव की शुरुआत हुई। इसके बाद ट्रंप ने अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके साथ दूसरे गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर लाल सागर में ईरान के पड़ोस में भेजकर तनाव बढ़ा दिया। ईरान और अमेरिका के बीच हाल ही में परमाणु वार्ता फिर से शुरू हो गई है। इस मुद्दे को दोनों देशों में तनाव की जड़ माना जाता है। हालांकि वार्ता के बावजूद अमेरिका ऐसे कदम उठा रहा है जिससे लगता है कि वो ईरान पर बड़े हमले का इरादा रखता है। इससे दोनों पक्षों में तनाव बना हुआ है। दोनों ओर से आक्रामक बयानबाजी भी सुनने को मिल रही है। तालिबान से पहले यमन के हौथी रिबल्स का साथ भी ईरान को मिल चुका है। हौथियों ने रेड सी कॉरिडोर यानी लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर नए सिरे से हमले करने की धमकी दी। हौथियों ने ईरान के समर्थन के तहत यह ऐलान किया है। अमेरिका के ईरान पर हमले के अंदेशे के बीच हौथियों ने कहा है कि वो फिर से हमले शुरू कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, दुनिया भर में ईसाइयों की वैश्विक आबादी की हिस्सेदारी धीरे धीरे कम हो रही। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई। प्यू रिसर्च सेंटर के प्यू टेम्पल्टन ग्लोबल रिलीजियस फ्यूचर्स प्रोजेक्ट की इस रिपोर्ट के मुताबिक ईसाई धर्म आज भी दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन अब इसकी पकड़ पहले जैसी मजबूत नहीं रही। वहीं सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म इस्लाम है। ईसाई और इस्लाम के बाद नास्तिकों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके बाद दुनिया में हिंदुओं की आबादी तकरीबन 15% है। एक और बड़ा बदलाव ये देखने को मिला है कि ईसाई धर्म का केंद्र अब यूरोप और अमेरिका से हटकर उप सहारा अफ्रीका की तरफ बढ़ रहा है। ये रिपोर्ट 201 देशों और इलाकों में 2700 से ज्यादा जनगणनाओं और सर्वे के आधार पर तैयार की गई है। आंकड़ों के अनुसार
साल 2020 तक दुनिया में करीब 2.3 अरब लोग यानी लगभग 28.8% आबादी खुद को ईसाई मानते थे। 2010 से 2020 के बीच ईसाइयों की संख्या 2.1 अरब से बढ़कर 2.3 अरब जरूर हुई, यानी करीब 6% की बढ़ोतरी हुई। लेकिन इसी दौरान दुनिया की कुल आबादी और गैर ईसाइयों की संख्या 15% बढ़ गई। इसी वजह से वैश्विक हिस्सेदारी 31% से घटकर 28.8% रह गई। रिपोर्ट में इसके पीछे दो बड़ी वजहें बताई गई। कई देशों में जन्म दर कम होना और बड़े होने के बाद लोगों का धर्म बदल लेना या धर्म छोड़ देना। आंकड़ों के मुताबिक हाल के सालों में हर एक नए ईसाई के मुकाबले करीब 3.1 लोग ईसाई धर्म छोड़ चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोगों ने कोई दूसरा धर्म नहीं अपनाया, बल्कि खुद को किसी भी धर्म से अलग कर लिया। अगर इलाकों की बात करें तो यूरोप में ईसाइयों की संख्या घटकर करीब 50 करोड़ रह गई, जो लगभग 9% की कमी है। उत्तर अमेरिका में भी ये संख्या घटकर करीब 23 करोड़ हो गई है। वहीं दूसरी तरफ उप सहारा अफ्रीका में ईसाइयों की आबादी 31% बढ़कर लगभग 69 करोड़ पहुंच गई। 2020 तक करीब 31% ईसाई अफ्रीका में, 22% यूरोप में, 24% लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में और 10% उत्तर अमेरिका में रह रहे थे। साल 2020 के वैश्विक धार्मिक हालात देखें तो करीब 28.8% लोग ईसाई हैं। इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला बड़ा धर्म है। 25.6% मुस्लिम, 14.9% हिंदू और 4.1% बौद्ध है। वहीं 24.2% लोग ऐसे हैं जो खुद को किसी भी धर्म से नहीं जोड़ते, यानी कुल मिलाकर करीब 3/4 लोग किसी न किसी धर्म से जुड़े हैं, जबकि लगभग 1/4 आबादी खुद को धर्म से अलग मानती है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, फिलिस्तीन के विदेश मंत्रालय ने रविवार को अफ्रीकन यूनियन के 39वें शिखर सम्मेलन के फैसले का दिल से स्वागत किया। इस सम्मेलन में साफ तौर पर कहा गया कि फिलिस्तीन को यूनाइटेड नेशंस की पूरी सदस्यता मिलनी चाहिए। साथ ही फिलिस्तीनियों को जबरन उनके घरों से हटाने की किसी भी योजना को सख्ती से खारिज कर दिया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीकी देशों का यह साफ और मजबूत रुख हौसला बढ़ाने वाला है। इससे साफ पता चलता है कि अफ्रीका का महाद्वीप फिलिस्तीनी जनता के बुनियादी और अटल अधिकारों के साथ खड़ा है। सम्मेलन में यह भी मांग उठी कि इजरायली कब्जा खत्म किया जाए और फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता दिलाने की प्रक्रिया तेज की जाए। मंत्रालय ने दो टूक कहा, यह कोई एहसान नहीं बल्कि फिलिस्तीनी लोगों का वैध और स्वाभाविक राजनीतिक और कानूनी हक है। यह शिखर सम्मेलन इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में हुआ। अंतिम बयान में साफ कहा गया कि फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूरी सदस्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि आत्मनिर्णय का अधिकार हर राष्ट्र का बुनियादी अधिकार है। सम्मेलन के बयान में फिलिस्तीनियों को जबरन विस्थापित करने की किसी भी कोशिश की कड़ी निंदा की गई और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया गया। फिलहाल फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा मिला हुआ है, जो 29 नवंबर 2012 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने दिया था। मई 2024 में महासभा ने एक प्रस्ताव पास कर फिलिस्तीन की पूर्ण सदस्यता की अर्जी का समर्थन भी किया था। कुल मिलाकर अफ्रीकी संघ का यह रुख फिलिस्तीन के लिए कूटनीतिक तौर पर एक बड़ा और अहम समर्थन माना जा रहा है। साफ संदेश है कि 55 अफ्रीकी देश अब खुलकर कह रहे हैं फिलिस्तीन को उसका पूरा हक मिलना चाहिए। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।